हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो आप लोग बताइए कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस हम लोग दो चैप्टर चैप्टर नंबर 2 का 2 पार्ट ऑलरेडी क्लियर कर चुका था। आज हम लोग पार्ट थ्री देखेंगे। ठीक है गाइस, पार्ट 3 है आज चैप्टर नंबर 2 का। तो गाइस आप लोग तैयार हैं? स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगी। और कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सुझाव आपको हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें वो लोग भी वीडियो देख करके ऐसे लाभ उठा पाए, सीख पाए, है ना गाइस। तो और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए लाइक कर दीजिए जब तक कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम लोग चैप्टर नंबर 2 का ये सब चीज़ें पढ़ चुके थे। चलिए लेके चलते हैं हम लोग जहाँ से स्टार्ट करना है आज। ये सब साहुल SWG ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ये फाइल जो है रेती, ये सब के बारे में पढ़ चुके थे हम लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से सोल्डरिंग आयरन। अगला टॉपिक जो ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे आज सोल्डरिंग आयरन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए सोल्डरिंग आयरन है टॉपिक का नाम, जो आपका सोल्डरिंग आयरन है। तो देखिए गाइस, सोल्डरिंग आयरन एक्चुअल में होता क्या है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल परिपथों के विभिन्न अवयवों को सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन सोल्डर को पिघलाने के लिए ऊष्मा उत्पन्न करता है। सॉरी। सोल्डरिंग आयरन में उसमें धातु टिप एवं इंसुलेटेड हैंडल होता है। वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए 15 से 35 वाट तक के सोल्डरिंग आयरन प्रयोग में लाए जाते हैं। इसकी टिप बीट को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। ठीक है गाइस, देखिए सोल्डरिंग आयरन इस टाइप के आपको दिखाई देते हैं और इस टाइप के भी दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जो है, ये वाले जो आयरन है, ये वाले, ये जो है इलेक्ट्रिक से चलते हैं। ठीक है गाइस, और जो ये इधर देख रहे हैं, ये वाला जो आयरन है सोल्डरिंग आयरन, इसको हम लोग हीट करते हैं आग के ऊपर रख करके। इसे हीट करके इससे भी हम लोग सोल्डरिंग करते हैं। ठीक है गाइस, देखिए इसका पार्ट्स नेम में देख लेते हैं। जो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग कॉपर बीट। ठीक है गाइस, इससे ही यही वाला जो पार्ट होता है, इससे ही हीट करके हम लोग सोल्डरिंग करते हैं। और ये जो है इसको बोलते हैं हैंडल। किस चीज़ का बना होता है गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका लकड़ी का बना होता है। ठीक है, और देखिए इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है ये ये जो होता है इसका प्लग होता है, ये इसका हैंडल होता है जो इंसुलेटेड हैंडल होता है। और यहाँ पे जो होता है इसका कॉपर बीट होता है। ठीक है गाइस, और जो यहाँ पे होता है एलिमेंट लगा होता है जो हीटिंग एलिमेंट होता है। ठीक है, जिसके कारण बीट जो आपका है कॉपर बीट, ये हीट होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य व वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, ये जो है सामान्य आयरन है, ये जो है वैद्युतिक आयरन है। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं सोल्डरिंग आयरन से संबंधित सावधानियाँ, इस टॉपिक को देख लेते हैं। देखिए सोल्डरिंग आयरन अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ भी हीट से भी हम लोगों को कोई दुर्घटना हो सकती है, तो उससे भी सावधानी हम लोगों को रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, देखिए एक नंबर पॉइंट में क्या है, एक नंबर पॉइंट में देखिए इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन मेन लीड में बिना प्लग टॉप लगाए विद्युत स्रोत से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, मेन लीड में जब तक आप प्लग टॉप को नहीं लगा लेते हैं तब तक को आपको विद्युत स्रोत से नहीं जोड़ना चाहिए। जिससे क्या होगा, स्पार्क करने की संभावना नहीं रहेगी, कम रहेगी, है ना गाइस। शॉर्ट सर्किट होने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, प्लग टॉप परिवर्तित करते समय फेज न्यूट्रल तथा अर्ध तारों को सही पिनों पर कसना चाहिए। और इस कार्य की पुनः जांच कर लेनी चाहिए कि हमारा जो वायर है कहाँ पे कसना चाहिए, वो सही जहाँ पे कसना चाहिए क्या वो सही से कसा हुआ है या नहीं है। इन सबको अच्छे से जांच लेना चाहिए। जिससे क्या होगा कि मान लेते हैं अगर फेज की जगह हम लोग अर्थिंग दे तो क्या आपका आयरन हीट होगा, तो आप तो कहेंगे कि हमारा आयरन ख़राब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, एक्चुअल में आप कनेक्शन ही गलत किए हैं। तो हमको इस सब चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए, है ना गाइस। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 3 जो है, देखिए प्रयोग से पूर्व इसकी बीट की टिप जो है, टिप को खोज कर अथवा एमरी क्लाउथ से घिस कर साफ कर लेना चाहिए। क्या होता है कि अगर हम लोग आयरन के ऊपर जो कार्बन लगा होता है सोल्डरिंग करने के बाद हम लोग रख देते हैं उस पर, तो उस पर कार्बन लग जाता है, सोल्डरिंग के ऊपर कार्बन लग जाता है। अगर उसको हम लोग साफ़ नहीं करेंगे तो जो सोल्डर होता है, जो सोल्डर वायर होता है, वो उस पर चिपकेगा नहीं, जिससे आप सही से आयरन कर नहीं पाओगे। सही से उसके जो हीट हो एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, जिससे आपका सोल्डरिंग प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसे साफ़ करना अति आवश्यक है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए,
आवश्यकता न होने पर इलेक्ट्रिक सोल्डिंग आयरन वैद्युतिक स्रोत से विसंयोजित कर देना चाहिए। जब अगर हमें सोल्डिंग आयरन की आवश्यकता नहीं हो, हमें अब लगता है कि हमारा काम खत्म हो चुका है, सोल्डिंग आयरन को अब हीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उससे हमें इलेक्ट्रिक से अलग कर देना चाहिए। उससे क्या क्या फ़ायदा होगा, आपका सोल्डिंग आयरन सुरक्षित रहेगा, किसी का हाथ पैर नहीं जलेगा, दूसरी चीज़ आपका बिजली का बिल में बचत आएगा, बहुत सारी रीजन है। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए अब अगला पॉइंट है 5 नंबर पॉइंट में, देखिए क्या है, सोल्डिंग आयरन को उचित ताप तक गर्म करना चाहिए, अन्यथा ड्राई सोल्डिंग की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ड्राई सोल्डिंग की संभावना बढ़ सकती है। क्या होता है गाइस कि सोल्डिंग आयरन को अगर हम लोग कम उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो सोल्डिंग वायर है, जो सोल्डर वायर है, वो पिघलेगा नहीं, जिससे आपकी वायरिंग आपकी सोल्डरिंग अच्छे से हो नहीं पाएगी। तो उसे इतना हीट करना चाहिए कि वो सोल्डरिंग वायर को अच्छे तरीके से गला पाए। ठीक है, उसके गलनांक पॉइंट तक होनी चाहिए। ठीक है गाइस, और ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, इतना भी गर्म ना हो जाए कि पता चले कि आपका सोल्डरिंग आयरन ही गल गया। तो इतना भी गर्म नहीं करना है हमको, इस सब चीज़ों के उसके तापमान की ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है गाइस, देखिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, कंड्यूट डाई सेट। कंडक्ट जो होता है, कंडक्ट पाइप होता है, उसका डाई सेट होता है। उसमें डाई सेट का हम लोग यूज करते हैं गुना बनाने के लिए, गुना काटने के लिए, जिसमें हम लोग दूसरे पाइप को कस सके। ठीक है, देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए कंडक्ट वायरिंग करते समय कंडक्ट में चूड़ी डालने हेतु डाई सेट का उपयोग किया जाता है। चूड़ी डालने मतलब गाइस चूड़ी मत समझ लीजिएगा वो लड़की वाला, ये चूड़ी का सेंस ये है कि जो उसके ऊपर जो गुना बना होता है, जिस पे दूसरे पाइप को हम लोग गुना के हेल्प से कसते हैं, ये वो चूड़ी की बात हो रही है। ठीक है गाइस, हाँ, नहीं तो आप लोग बहुत जल्दी दूसरी चूड़ी समझ जाते हैं। खैर आगे देखते हैं। देखिए स्टेक कास्ट आयरन का बना होता है और ड्राई हार्ड कार्बन स्टील की बनी होती है। इसे घुमाने के लिए दोनों साइडों में पाइप हैंडल लगा होता है। ठीक है, ये देखिए दोनों जो साइड होता है, ये जो है बीच में जो है ये है डाई, और इसके दोनों साइड में जो है ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये है आपका पाइप का हैंडल। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, क्या है, बटन पैटर्न स्टॉक, और देखिए यहाँ पे ये जो 3 गो बोल्ट उसमें लगा होता है उसका साइज को एडजस्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइड स्क्रू है, उसके बाद देखिए सेंटर स्क्रू, और इधर है साइड स्क्रू। ठीक है, इससे मतलब इसको एडजस्ट करने के लिए होता है। पाइप की अलग अलग साइज होती है, जैसे 19 mm होती है, 25 mm होती है, 40 mm होती है, इस तरीके जो साइज होती है उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग फिट करने के लिए ये जो स्क्रू लगाया जाता है, ताकि प्रॉपर ढंग से हम लोग कंडक्ट में चूड़ियाँ बना पाए, गुना बना पाए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, कंडक्ट सेट संबंधित सावधानियाँ। अब मान लीजिए इसमें भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। पता चला कि हम लोग पाइप को जो चूड़ी बना रहे हैं, उसका जो जिस तरीके से हम लोग पाइप को घुमाते हैं, पता चला कि हमारा पाइप टूट गया या हैंडल टूट गया घुमाते समय, तो इससे भी दुर्घटना हो सकती है। अदरवाइज बहुत सारी रीजन है। ठीक है, तो हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं क्या है, कंडक्ट में जिस प्रकार की चूड़ी डालनी हो उसी प्रकार की डाई का चयन करना चाहिए। दूसरा मतलब अगर मान लीजिए कि हमें कंडक्ट में जिस प्रकार की चूड़ी बनाना है उसी प्रकार की डाई का उपयोग करेंगे। पता चला कि हमें सीधा सीधा इसमें बनाना है, राउंड राउंड कर करके हमको चूड़ी बनाना है, उसमें वर्टिकल में बनाना है, हॉरिजॉन्टल में बन गया तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना गाइस। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। उसका साइज़ क्या है, उस साइज़ के भी हम लोगों को ध्यान रखना है। 19 mm का हमारे को पाइप है, और उसमें अगर हम लोग 25 mm का डाई यूज करने लगे तो क्या आपका लगता है आपको कि चूड़ी बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि वहाँ पे तो लूज हो जाएगा ना गाइस। इसलिए तो ये सब चीज़ों के हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है, कंडक्ट डाई को सदैव सुखा कर रखना चाहिए। क्या होता है कि आपका जो डाई है उसको हमेशा सुखा करके रखना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, उस पर कार्बन नहीं लगेगी, अदरवाइज और भी उस पर मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट में देखिए, तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, एक मिनट ऊपर चला गया है, ये रहा। देखिए तीसरा नंबर जो पॉइंट है, कंडक्ट में चूड़ी डालते समय मोबिल ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, कंडक्ट में जो अगर हम लोग जो पाइप के जो अंदर जो क्या होती है चूड़ी की जो काटते हैं, तो वहाँ हीट होती है। अगर हीट होगी बहुत ज़्यादा, अगर वहाँ पे मोबिल रहेगा तो उससे क्या होगा, फिसलन रहेगा। फिसलन के कारण अगर बहुत ज़्यादा हीट हो रही है तो वहाँ पे फिसल जाएगी, स्लिप हो जाएगी, जिससे आपका जो है डाई खराब होने से बच जाएगा। ठीक है, और प्रॉपर ढंग से आपका डाई काम करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए 4 नंबर में क्या है, डाई को ऊंचाई से नहीं गिरने देना चाहिए। डाई को अगर हम सिंपल है, अगर डाई को ऊंचाई से गिराएंगे तो उसका जो दांत होता है, जैसे चूड़ी बनाने के लिए जो चूड़ी काटने के लिए जो दांत होती है वो खड़ा हो जाएगी गिर गिर करके। ठीक है, तो इससे हमें बचाना चाहिए। अगले पॉइंट क्या है, 5 नंबर पॉइंट देखिए, कंडक्ट में चूड़ी डालते समय डाई के नटों को धीरे धीरे कसना चाहिए। जो ऊपर में नट दिखाए थे, जो 3 स्क्रू दिखाए थे आपको, एक मिनट दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे जो 3 स्क्रू जो है, ये जो तीनों स्क्रू है, इसको हम लोगों को धीरे धीरे कसना चाहिए। जिससे क्या होगा कि हमारा डाई जो है वो धीरे धीरे कसने से क्या होगा कि हमारा डाई का जो स्ट्रेंथ है, जो एफिशिएंसी है, वो बनी रहेगी और अच्छी रहेगी। ठीक है गाइस, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग,
क्या है, हैंड ड्रिल मशीन। ठीक है गाइस, ये पॉइंट जो है ये है हैंड ड्रिल मशीन। इसको भी हम लोग समझते हैं कि आखिर हैंड ड्रिल मशीन होता क्या है। इस नाम से ही पता चल रहा है कि हैंड से ड्रिल करने वाली मशीन को हैंड ड्रिल मशीन कहते हैं। नॉर्मली अपना भाषा में हम लोग बोल सकते हैं। खैर, किताबी भाषा को एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए, यह हाथ से चलाई जाने वाली एक छोटी ड्रिल मशीन है। इसकी क्षमता इसके ड्रिल चक के ड्रिल बीट धारण करने की क्षमता के आधार पर व्यक्त की जाती है, जो प्रायः 6 या 8 mm होती है, जो 6 या 8 मिलीमीटर की होती है। ठीक है गाइस, इसमें प्रयोग किए जाने वाले ड्रिल बीट का व्यास 1/64 से 1/4 इंच अथवा 0.4 से 6 mm तक होता है। ठीक है गाइस, हैंड ड्रिल मशीन के आवश्यकता ड्रिल मशीन में आवश्यकता अनुसार ड्रिल बीट्स का प्रयोग किया जाता है। ड्रिल बीट हैंड ड्रिल मशीन का एक मुख्य भाग है। ठीक है गाइस, इस ड्रिल मशीन का प्रयोग लकड़ी, सनमाइका, प्लास्टिक, बॉक्स, ब्रास, एल्युमिनियम, नरम लोहे के चादरों, पुर्जों आदि में छिद्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, देखिए, ये इस तरीके का ड्रिल मशीन जो है हैंड ड्रिल मशीन, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है गाइस, इस तरीके का कुछ दिखता है। देखिए, इसका पार्ट्स नेम यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो है ऊपर में, सबसे ऊपर में जो पार्ट है ये वाला, ये है आपका हैंडल। ठीक है गाइस, और देखिए जो दांत कटा हुआ दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग गियर। और ये जो है ये क्रैंक है, जिसको हम लोग पकड़ करके हाथ से यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको पकड़ करके और हाथ से घुमाते हैं इसको। ये राउंड जो दिख रहा है इसको पकड़ के हम लोग घुमाते हैं, इसको बोलते हैं क्रैंक। क्या, किस चीज़ को पकड़ के घुमाते हैं? क्रैंक को। ठीक है गाइस, और उसके आगे जो यहाँ पे एक लगा होता है, इसको चक बोलते हैं। उसके आगे जो होता है वो जॉ होता है। इसी में हम लोग ड्रिल बीट लगा करके, जो जॉ है इसमें हम लोग ड्रिल बीट लगा करके और चक से सहायता से उसको टाइट करते हैं, जॉ में फंसा करके। टाइट हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे इसमें दिख रहा है, फंसा करके ड्रिल बीट को, इस ड्रिल बीट को टाइट किया गया। इस तरीके से टाइट करते हैं, उसके बाद ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला है रैचेट ब्रेस ड्रिल मशीन। ठीक है, ये देखिए ये किस तरीके का एक ड्रिल मशीन है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, इसका प्रयोग लकड़ी की सॉरी, इसका प्रयोग लकड़ी की वस्तुओं से में बड़े आकार का छिद्र करने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के छिद्र करने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के औजार बिट्स प्रयोग किए जाते हैं। छिद्र करने के लिए इसमें प्रेस बॉल लगा हुआ होता है, जिसे पकड़कर आवश्यकता अनुसार दाब डालते हुए घुमाया जाता है। ठीक है गाइस, इससे ड्रिल हो जाती है। ठीक है, एक अलग टाइप का ड्रिल मशीन होता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग प्रेस नॉब। ठीक है गाइस, इसकी सहायता से हम लोग प्रेस करके घुमाते हैं और ड्रिलिंग होती है। ये इसको बोलते हैं हम लोग ड्राइविंग हैंडल। इसके से प्रेस करके और इससे घुमाते हैं आगे पीछे, इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते हैं, जिससे ड्रिलिंग होती है। ठीक है गाइस, और आगे ये जो है ये चक है, फिर उसके आगे ये जो दिख रहा है ये जॉ है। ठीक है, और ड्रिल बीट जो होता है इस तरीके का होता है। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं रेचेट बॉक्स। ठीक है, ये जो है इसको रेचेट बॉक्स बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग क्या है। अब देखिए यहाँ ड्रिल मशीन से संबंधित सावधानियाँ हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ड्रिल मशीन से संबंधित सावधानियाँ। देखिए क्या है, पढ़ते हैं हम लोग, हैंड ड्रिल मशीन एवं रेचेट ड्रिल मशीन संबंधित सावधानियाँ निम्नलिखित है। ठीक है, अलग अलग टाइप की सावधानियाँ होती हैं। कौन कौन सी है उसको देखते हैं हम लोग। देखिए एक नंबर में है क्या है, ड्रिल बीट ड्रिल चक में भली प्रकार कसा हुआ होना चाहिए। क्या होगा, अगर ड्रिल बीट जो है ड्रिल चक में अगर नहीं कसेंगे तो क्या होगा, वो स्लिप करेगा, जिससे आपका होल नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, मशीन की जॉ पर सीधा समकोण दिशा में चलाना चाहिए, अन्यथा ड्रिल बीट टूटकर चोट पहुंचा सकती है। क्या होगा, अगर हम लोग कहीं ड्रिलिंग कर रहे हैं इस तरीके से, मान लीजिए किसी ये लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, एक मिनट, सीधा सीधा बनाते हैं इसको। ये लकड़ी का टुकड़ा है, हम लोग इसको जो ड्रिल करेंगे इस तरीके के समकोण होना चाहिए, सीधा ड्रिल मशीन हम लोग पूरा सीधा एंगल में पकड़ के ड्रिलिंग करेंगे। अगर हम उसको ऐसे ड्रिल करते हैं, ऐसे टेढ़ा करके ड्रिल करते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो इससे क्या होगा, वो स्लिप हो सकती है या ड्रिल बीट आपका टूट सकता है, जिससे आपको नुकसान पहुँच सकता है, घटना हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, मशीन के गियर तथा क्रैंक पिन पर ग्रीस मोबिल ऑयल समय समय पर लगाते रहना चाहिए। क्या होता है कि अगर मशीन के जो गियर है उस पर ग्रीसिंग नहीं करेंगे, मोबिल नहीं करेंगे, ऑयलिंग नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उस पर कार्बन पकड़ेगा, जंग पकड़ेगा, फ्रीली मूव नहीं करेगा, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, जाम होगा, जिससे आपके हाथों में दर्द हो सकती है, क्रैंक को पकड़ के घुमाने में टूट भी सकता है। इसलिए उस पर हम लोग को ग्रीसिंग करनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, ड्रिल मशीन अथवा अन्य विद्युत चालित औजारों की पावर लीड कटी फटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ड्रिल बिट का किसी भी पार्ट जो है पावर लीड जो है कटी फटी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा प्रयोगकर्ता को प्रयोगकर्ता को बिजली के झटका लग सकता है। क्या होगा, अगर कटी फटी होगी तो सिंपल है, बिजली का झटका भी लग जाएगा। देखिए अगला पॉइंट क्या है,
अगला पॉइंट है आप लोगों का इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। अब तो बहुत रेयर केस में आपको हैंड ड्रिल मशीन देखने को मिलेगा या फिर रैचेट बेस्ड ड्रिल मशीन आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन आपको मैक्सिमम जगहों पे हर जगह हर इलेक्ट्रिशियन के पास आपको इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन जरूर देखने को मिलेगा। इस टाइप का ड्रिल मशीन आपको हर इलेक्ट्रिशियन के पास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, लकड़ी या धात्विक धातुओं में तीव्र गति से छेद करने के लिए हाथ में पकड़कर चलाई जा सकने वाली छोटी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन प्रयोग की जाती है। विद्युताकार के लिए छोटे आकार के 8 बीट क्षमता वाली मशीन प्रयुक्त होती है। इस प्रकार की मशीन को ड्रिल बीट को कसने के लिए चक की प्रयोग की जाती है। ठीक है, इस तरीके का आपका ड्रिल बीट मशीन दिखता है। देखिए, इसमें जो है ये जो है ड्रिल का बीट है। ठीक है, ये जो ड्रिल बीट है और ये जो पॉइंट आगे दिख रहा है जहाँ पे ये कसा हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग ड्रिल चक, ये वाला। ठीक है, इसके सहायता से हम लोग कसते हैं। ठीक है, ये है कि इसको हम लोग इस पर फंसा करके, इस पर गियर टाइप का दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको गियर टाइप दिख रहा है ना, उसको उस पर ये चक, ये जो है ड्रिल चक की, इसको फंसा करके और कसते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है क्या है, गियर चक की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ट्रिगर स्विच। ये जो है स्विच की हेल्प से हम लोग, जिससे हम लोग इसको ट्रिगर स्विच करेंगे, दबाएंगे तो ये ट्रिगर होगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो होता है ये हैंडल होता है, इसको पकड़ के हम लोग चलाते हैं। ठीक है, और ये एक पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये छोटा सा, हाँ ये जो चिन्हा हुआ, ये जो एक स्विच दिख रहा है ना, ये वाला राउंड में, ये वाला, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे जब ट्रिगर स्विच को हम लोग दबाएंगे तो उसको होल्ड करना होता है, तो उसको दबा करके हम लोग प्रेस करके होल्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये होता है आपका इलेक्ट्रिकल कॉर्ड, जिसको हम लोग बोर्ड में लगा करके ड्रिल मशीन चालू करते चलाते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हम लोगों का, इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन संबंधी सावधानियाँ। ठीक है, अगर सिंपल है, हम लोग इलेक्ट्रिक से यहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें सावधानियाँ भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखिए क्या क्या है, एक नंबर पॉइंट में देखते हैं। इसकी मेन लीड में बिना प्लग टॉप लगाए मशीन को विद्युत स्रोत से नहीं जोड़ना चाहिए। ये पॉइंट सेम है आपका सोल्डिंग आयरन के लिए। ठीक है, जैसे सोल्डिंग आयरन होता है इसी तरीके से बिना प्लग टॉप लगाए आपको विद्युत स्रोत से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, दूसरा नंबर में देखिए, प्लग टॉप परिवर्तित करते समय फेज, न्यूट्रल तथा अर्थ तारों के सही पिनों पर कसना चाहिए और इस कार्य की पुनः जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, सिंपल, अगर जांच नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मशीन नहीं चलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, देखिए 3 नंबर पॉइंट में देखते हैं, ड्रिल बीट ड्रिल चक्र में भली भली प्रकार कसा होना चाहिए। अगर भली प्रकार नहीं कसा रहेगा तो स्लिप हो जाएगा, आपका ड्रिलिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है गाइस, आपका ड्रिल बीट टूट भी सकता है। 4 नंबर पॉइंट में देखिए, ड्रिल करते समय मशीन को सीधा यानी कि जॉब से समकोण प्रकार चलाना चाहिए। क्या बताया, अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि अगर आपका इस तरीके से कोई जॉब है उस पर जो है हम लोग ड्रिल बीट को इस तरीके से एकदम समकोण रखते हैं। ठीक है, ये जो है आपका ड्रिल मशीन है, इस पर हम लोग ड्रिलिंग करने के लिए इस तरीके से समकोण रखते हैं। ये जो है 90 डिग्री पे रखिएगा तो अच्छे तरीके से ये होल कर पाएंगे। ठीक है गाइस, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्लियर होगा। अगले पॉइंट देखते हैं, ये देखिए अगला पॉइंट जो है 5 नंबर पॉइंट में, ये वाला 5 नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है गाइस, तो देखिए क्या है, इसके द्वारा टूल स्टूल से बनी वस्तुओं में स्टील से बनी वस्तुओं में छेद करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे जो है हम लोग किसी स्टील के अगर चादर में होल करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, होल नहीं हो पाएगा और हमारा जो ड्रिल बीट है वो ख़राब हो जाएगा, घिस जाएगा या टूट भी सकता है। टूटने के कारण आपको दुर्घटना भी हो जाएगी, है ना गाइस, तो उससे हमें बच करके रहना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, कैंची। ठीक है गाइस, ये काटने की काम आती है, पता ही होगा कितने लोगों का काट करके चली गई होगी। खैर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कैंची, हम लोग इसको देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं क्या है। इसका प्रयोग कपड़ा, धागा आदि काटने के लिए किया जाता है। इसके हैंडल में इसके हैंडल में बने छिद्रों में उंगलियों को डालकर अंगूठे से दाब लगाकर कटिंग जो द्वारा कपड़ा काटे जाते हैं। ठीक है, सामान्यतः मैकेनिक 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी कैंची का प्रयोग करते हैं। इसकी जो लंबाई हम लोग मैकेनिक जो करते हैं ये 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे कैंची के उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए ये जो होता है ये होता है कटिंग जो, ठीक है, और ये जो होता है ये हैंडल होता है, इसमें उंगली लगा करके और अंगूठा से प्रेस करके हम लोग कटिंग करते हैं। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, कपड़े का कटिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद
अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है स्नीप। स्नीप क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए पतली धात्विक सीटों को काटने वाली कैंची स्निप कहलाती है। धातु की जो सीट होती है पतली पतली, आप देखते होंगे अटैची पेटी जो बनती है ना, ड्राम ये सब जो बनता है गाँव में, तो वहाँ पे जो जो चादर को काटते हैं ना, पतली पतली जो मेटल सीट होती है उसको काटने के लिए स्निप का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, उसे ही स्निप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से आगे देखते हैं। यहाँ से क्या है? स्नीप में कटिंग जो लगी होती है जिनके बीच किसी धात्विक सीट को रखकर लोग की सहायता से सीट को काटा जाता है। इसकी लंबाई सामान्यतः 15 से 35 सेंटीमीटर तक होती है। इसका उपयोग परीक्षार्थियों द्वारा वाइंडिंग की तारों, माइका सीट, कठोर इंसुलेशन सीट आदि को काटने के लिए किया जाता है। सामान्य कार्यों के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी सीधी स्निप उपयुक्त होती है। ठीक है, इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम लोग वाइंडिंग तार को काटने के लिए भी करते हैं, माइका सीट जो होता है उसको भी काटने के लिए करते हैं, कठोर इंसुलेशन सीट जो होता है उसको भी काटने के लिए हम लोग करते हैं। मोटर की जो वाइंडिंग होती है, जो इंसुलेटर सीट लगता है सॉरी सीट इंसुलेशन सीट जो लगता है उसको जो हम लोग काटने के लिए एक साइज़ देने के लिए प्रॉपरली हम लोग स्निप का उपयोग करते हैं। ठीक है गाइस, देखिए स्निप का पार्ट्स हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए स्निप जो होता है उसके आगे का जो हम लोग होता है उसको बोलते हैं कटिंग जो, और जो बीच में ये पीवेट लगा होता है, ये जो है पीवेट लगा होता है जिससे ये मूव करता है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये है हैंडल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? इतना समझ में आ गया? देखिए अगला पॉइंट क्या है? कैंची एवं स्निप संबंधित सावधानियाँ। कैंची से भी और स्निप से भी सावधानियाँ क्या है उसके बारे में भी हम लोगों को जानना चाहिए। तो 1 नंबर पॉइंट में देखिए क्या है? कैंची से धात्विक चादरों एवं तारों को नहीं काटना चाहिए। क्या होगा? कैंची जो है वो कपड़ा, धागा ये सब काटने के लिए आती है, नरम चीज़ों को काटने के लिए आती है। उससे अगर हम लोग इस धात्विक चादरों को काटने लगेंगे तो उसका जो है दांत खराब हो जाएगा और काम करने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, स्निप व कैंची की कटिंग धार को बनाए रखना चाहिए और इसकी धार कुंद हो जाने पर कुशल कारीगर से धार लगवाना चाहिए। ठीक है गाइस, लगवा लेनी चाहिए। क्या होता है कि स्निप है वो अगर तेज़ नहीं रहे, कुंद हो जाएगा, कुंद मतलब भोथड़ हो जाएगा, है ना, देखते होंगे ना, भोथड़ होता है जो कुछ समझता नहीं है, उसी तरीके से ये जो उसका जो है दांत जो है भोथड़ हो जाएगा, पूरा कुंद हो जाएगा। तो उसको जो है स्निप को जो है आपको कुशल कारीगर के द्वारा क्या करना चाहिए? धार लगवा लेना चाहिए, उसे तेज़ कर लेना चाहिए, ताकि फिर हमें जो है धात्विक चादर को काटने के लिए या फिर कपड़े को काटने के लिए आराम से हम लोग काट पाएँ। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक क्लियर है? अगला पॉइंट क्या है देखते हैं, वायर स्ट्रिपर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिशियन के पास तो होना ही चाहिए। देखिए बिल्कुल होता है इलेक्ट्रिशियन के पास। तो देखिए वायर स्ट्रिपर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए इस औजार का उपयोग संयोजन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न मोटाई के तारों का इंसुलेशन छीलने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई प्रायतः 20 सेंटीमीटर होती है। इसमें एक गेज सेटर लगा होता है जिसकी सहायता से इंसुलेशन छीलने वाले तार का गेज सेट किया जाता है। ठीक है, जो भी है इसमें हर तरीके का स्ट्रिपर लगा होता है जिससे हम लोग वायर को छीलने का काम करते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया? देखिए इसका जो पार्ट्स होता है उसका नाम देख लो, आगे देखते हैं। ये होता है डाई। ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहा है दांत जैसा कटा कटा, और उसको डाई बोलते हैं हम लोग। और ये जो है ये हैंडल है और ये है रैचेट है। ठीक है, इसको रोकने के लिए इस तरीके से। ठीक है, इतना तो ये क्लियर है। उसके बाद अगला टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है क्रैम्पिंग टूल। ठीक है, क्रैम्पिंग टूल क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसका उपयोग एल्यूमीनियम केबल्स के सिरों पर संयोजक लगा या टर्मिनल को बैठाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं वहाँ पे हम लोग? क्रैम्पिंग टूल का। ठीक है, देखिए किस तरीके का होता है क्रैम्पिंग टूल, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। क्रैम्पिंग टूल कुछ इस तरीके का होता है। देखिए इसकी लंबाई जो होती है इस तरीके से, इसकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। देखिए इसके जो है पार्ट्स नेम देख लेते हैं। ये जो होता है क्रैम्पिंग जॉ होता है, और पीछे जो होता है वायर स्ट्रिपर होता है। ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया? वायर स्ट्रिपर होता है, आगे क्या होता है? क्रैम्पिंग जॉ होता है, और ये जो होता है ये हैंडल होता है जिसमें ये जो है सॉरी ये मतलब इसमें दोनों हैंडल ही है, लेकिन इसके ऊपर जो आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक लेयर लगी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग इंसुलेशन, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक ना लग पाए, या फिर हम लोग इसको इंसुलेशन प्रदान करते हैं ताकि आपको पकड़ने में भी आसानी होगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ये कौन सा टूल है? क्रैम्पिंग टूल। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है? वॉइस। वॉइस है। ठीक है गाइस, वॉइस क्या होता है? ये देखिए अलग अलग टाइप के वॉइस भी आते हैं।
इससे हम लोग किसी मेटल या किसी धातु को पकड़ने का काम करते हैं। चलिए इसको भी हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या काम करता है। यह जॉब को मजबूती से मजबूती से जकड़ने वाले औजार हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए पृथक पृथक प्रकार के वाइस प्रयोग होते हैं, जैसे बेंच वाइस, पाइप वाइस, पिन वाइस, हैंड वाइस, लैग वाइस, लाइन वाइस आदि अलग अलग टाइप के बेंच वाइस होते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है। यहाँ से आगे पॉइंट देखते हैं। यहाँ से एक मिनट, हाँ, यहाँ से देखते हैं। देखिए क्या है, यदि जौ की लंबाई के अनुसार विभिन्न प्रकार की होती है। सामान्यतः कार्यों के लिए 10 सेमी जौ वाले बेंच वाइस तथा 60 mm व्यास क्षमता वाली पाइप वाइस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, किसको पड़ती है? इलेक्ट्रिशियन के लिए गाइस। इसमें वाइस जॉब को स्टीपल की सहायता से जौ के बीच में जकड़ दिया जाता है। पाइप वाइस एवं बेंच वाइस को नीचे चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए किस तरीके का होता है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये वाला जो होता है, ये होता है आपका पाइप वाइस, और ये होता है आपका बेंच वाइस। इसको हम लोग नट बोल्ट की सहायता से, दिख रहा होगा यहाँ पे नट बोल्ट की सहायता से हम लोग बेंच पे कस देते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं बेंच वाइस, जिससे हम लोग किसी काम को करने में आसानी होती है। ठीक है, देखिए इसमें अलग अलग पार्ट्स होता है। देखिए इसमें जो है पाइप वाइस में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए इसमें जो होता है ये पाइप वाइस है। इसमें जो होता है यहाँ पे फिक्स जॉब होता है, ये जो नीचे वाला जो जॉब होता है ये फिक्स रहता है, ये मूव नहीं करता। ठीक है, उसके बाद होता है ये ऊपर वाला मूवेबल जॉब। ठीक है, जो एक स्क्रू की सहायता से लगा होता है। ठीक है, और ये जो होता है इसका स्पेंडल होता है, इसको हम इसकी सहायता से हम लोग उसको इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते हैं, ताकि जो है हमारा पाइप जो है कस जाए नीचे में, एक पकड़ हो जाए, इसमें जकड़ ले उसको। ठीक है, और ये बेंच वाइस में भी देख लीजिए, बेंच वाइस जो होता है इसमें भी सेम उसी प्रकार का स्पेंडल होता है। यहाँ पे दिख रहा होगा स्पेंडल होता है। उसके बाद ये जो होता है मूवेबल जो होता है, ये वाला जो होता है ये आगे पीछे करता है। ठीक है, मूव करने वाला जो होता है। और ये वाला जो होता है फिक्स जो होता है, ये एक जगह फिक्स रहता है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, नट बोल्ट की सहायता से यहाँ पे ये कसा हुआ रहता है। ठीक है, ये फिक्स रहता है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है गाइस, उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं अगला क्या है। वाइस संबंधित सावधानियाँ। देखिए वाइस के साथ सावधानी क्या रखनी चाहिए। देखिए एक नंबर पॉइंट में क्या है, एक नंबर पॉइंट में है इसके जॉब साफ़ रखने चाहिए। क्या होगा, अगर जॉब साफ़ नहीं रहेगा तो फिसलन होगी, स्लिप हो जाएगा और अच्छे तरीके से जकड़ नहीं पाएगा। ठीक है गाइस, दूसरा नंबर पॉइंट में देखिए, दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, जॉब पर चिकनाई नहीं लगानी चाहिए। अब मान लीजिए जॉब के ऊपर अगर हम लोग वायरिंग कर दें तो क्या होगा, वहाँ पे स्लिप हो जाएगा, वो सही से जकड़ नहीं पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा, जिससे हम लोग को काम करने में कठिनाई हो जाएगी। तो फिर हम लोगों का वाइस लगाने का उपयोग ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम जब क्रिएट हो रहा है तो क्या मतलब हम लोगों को वाइस लगाने का। वाइस हम लोग लगा क्यों रहे हैं, प्रॉब्लम को कम करने के लिए, आसानी से कोई भी काम को करने के लिए, है ना गाइस। इसलिए वहाँ पे चिकनाई कोई भी चीज़ नहीं लगानी चाहिए। अगला पॉइंट देखिए 3 नंबर में क्या है, वाइस का एनविल की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाइस जो है एनविल के भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, देखिए नरम वस्तुओं को पकड़ने के लिए गार्ड का प्रयोग करना चाहिए। जो नरम वस्तु है उसको उपयोग करने के लिए गार्ड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इतने तक आप लोगों को क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे अगला टॉपिक क्या है, अगला है जिमलेट। ठीक है, यह है जिमलेट। ठीक है, इससे क्या, इसका उपयोग कहाँ होता है इसको देख लेते हैं। देखिए इसका उपयोग लकड़ी में छिद्र करने हेतु किया जाता है। छिद्र करने वाला सिरा पेंच की चूड़ियों के समान लोहे का बना होता है। ठीक है, ये जो होता है यहाँ से इसकी जो लंबाई जो दिख रही है, जो है लोहे का बना होता है, और इसमें पेंच के आकार का इस तरीके का कटिंग किया हुआ रहता है। ठीक है गाइस, और ऊपर में एक हैंडल होता है जिसकी सहायता से इसको हम लोग किसी लकड़ी पर प्रेस करके दबा करके ऊपर से और इसको घुमाते हैं, जिससे ड्रिलिंग होती है, होल हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग हैंडल, इसको बोलते हैं जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इसको बोलते हैं हम लोग सैंक, और जहाँ से इस तरीके से राउंड राउंड कटी हुई है उसको हम लोग बोलते हैं फेरूट, और आगे जो है सबसे आगे जो है उसको बोलते हैं हम लोग फीड स्क्रू टाइप का आगे लगा होता है, उससे हम लोग एक बार लकड़ी में कस जाए उसके बाद ये फेरूट के सहायता से हम लोग उसमें होल कर पाते हैं। ठीक है गाइस, ये क्या है, जिमलेट था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए ये है ऑगर। ठीक है गाइस, ये अगला टॉपिक है ऑगर। ये क्या होता है, देखिए मोटी लकड़ी में छेद करने हेतु तो इसका उपयोग किया जाता है। यह भी आगे से चूड़ियों की आकृति की होती है। ठीक है, ये भी सेम होता है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, मोटी लकड़ी में होल करने के लिए करते हैं। देखिए ये जो होता है इसको बॉडी होता है, और ये जो आगे जो होता है इस तरीके जो बर्फी टाइप का जो शेप दिख रहा है ये होता है
कटिंग एज, और उसके आगे एकदम सेंटर में जो इस तरीके का है दिख रहा है, सॉरी इस तरीके का जो दिख रहा है, उसके आगे जो इस तरीके का दिख रहा है ना, छोटा सा पतला सा जो दिखाया गया इस एरो के सिंबल से, ये है फीड स्क्रू। ठीक है गाइस, उसके सहायता से हम लोग उसको सही अच्छे तरीके से उसको जो है मतलब फंसाते हैं लकड़ियों में, और उसके बाद उसको घुमाते हैं, जिसको हम किसको, ऑगर को। देखिए जिमलेट एवं ऑगर से संबंधित सावधानियाँ, जिमलेट और ऑगर से संबंधित सावधानियाँ हमें क्या रखनी चाहिए। देखिए एक नंबर पॉइंट में क्या है, एक नंबर पॉइंट में है, एक नंबर पॉइंट में है, इन्हें प्रयोग करने से पश्चात टूल किट में रखना चाहिए। यह प्रयोग करने के बाद टूल किट में ही रखना चाहिए। इधर उधर रखने से क्या होगा, उसका जो स्क्रू पॉइंट है वो टूट सकता है या ख़राब हो सकता है। तो अगले पॉइंट देखिए गाइस, दूसरा नंबर, इन्हें जंग लगने से बचाना चाहिए। अगर जंग लग जाएगा तो ये प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, ये लकड़ी में होल नहीं कर पाएगा, ये मुड़ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं 3 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट देखिए, जिमलेट का प्रयोग करने से पूर्व जांच कर लेनी चाहिए कि इसका हैंडल ढीला तो नहीं है। अगर हैंडल ढीला होगा तो उसमें आपका हाथ जो है दब सकता है, जिससे हाथ पे जो है मामूली सा ही सही लेकिन कट सकती है, फट सकती है, हाथ में लग सकती है। ठीक है, इसलिए हैंडल अच्छे तरीके से उस पर कसा हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक और बहुत पॉपुलर और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है गाइस, क्या है, स्पेनर सेट। देखिए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए स्पेनर्स प्रायतः 6, 12, 19 आदि संख्या में सेट के रूप में उपलब्ध होते हैं। इनके जौ के आकार के द्वारा ही इनका आकार साइज व्यक्त किया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिंगल एंडेड, डबल एंडेड, रिंग, बॉक्स, स्पेशल आदि। विद्युताकार के लिए प्रायः 3 से 25 तक जबड़े वाली डबल एंडेड स्पेनर्स उपयुक्त होते हैं। इनका उपयोग नट बोल्ट्स को कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, इससे हम लोग, ये तो सब लोग जानते होंगे आप लोग, इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, नट बोल्ट को खोलने के लिए करते हैं। ठीक है, ये जो है ऊपर में जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो है ये स्पेनर है, और ये जो है ये है रिंच। ठीक है गाइस, एक्चुअल में दोनों रिंच ही है, लेकिन ऊपर वाला जो है स्पेनर है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है, एडजस्टेबल स्पेनर। इसको हम लोग अपने गांव में अपने भाषा में क्या बोलते हैं, सलाई रिंच। ठीक है गाइस, तो सलाई रिंच से तो कुछ याद आ ही रहा होगा। चलिए देखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एडजस्टेबल रिंच। देखिए इसे एडजस्टेबल रिंच भी कहते हैं। ठीक है, यह प्रायतः 15, 20, 25 या 30 सेमी लंबाई में उपलब्ध होता है। वृत्ताकार के लिए 20 लंबा एडजस्टेबल रिंच उपयुक्त होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी नट के आकार का सही स्पेनर टूल किट में उपलब्ध ना हो। ठीक है गाइस, अगर होता क्या है कि हम लोग स्पेनर जो है हम लोग के पास उपलब्ध नहीं होता है, मान लीजिए हम लोग को 2 नंबर का रिंच चाहिए, उपलब्ध नहीं हो, तो इस एडजस्टेबल रिंच की सहायता से हम लोग इसको एडजस्ट करके 2 नंबर में एडजस्ट करके इससे हम लोग इसका हेल्प से हम लोग स्क्रू को नट को खोल पाते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग मूवेबल पार्ट। ठीक है, और ये जो होता है फिक्स जो होता है। ठीक है, मूवेबल जो होता है ये वाला, और ये फिक्स जो होता है। ठीक है, इतना तक क्लियर है। और देखिए ये वाला जो होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग एडजस्टेबल नट। इस नट को घुमा करके हम लोग एडजस्ट करते हैं, सेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है ये हैंडल होता है। ठीक है गाइस, इतना तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्या है, यहाँ देखिए स्पेनर सेट एवं एडजस्टेबल स्पेनर संबंधित सावधानियाँ हमें क्या रखनी चाहिए, उसके बारे में भी देखते हैं। देखिए 1 नंबर पॉइंट में क्या है, इन्हें जंग से बचाना चाहिए और समय समय पर विशेषकर वर्ष ऋतु में आवश्यकता अनुसार ग्रीस आदि लगाते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, उस पर जंग नहीं लगेगा और ख़राब नहीं होगा, ज़्यादा दिन तक के टिकेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट में देखिए, उपयोग से पूर्व इनके जौ को साफ़ कर लेना चाहिए। उपयोग करने से पहले, कहीं भी नट बोल्ट कसने से पहले, टाइट करने से, ढीला करने से पहले इसको जो है अच्छे तरीके से साफ़ करना चाहिए, ताकि फिसलन ना हो, जिससे आपका हाथ फिसले ना और दुर्घटना ना हो। ठीक है गाइस, इतना तो क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है, पाइप रिंच। ये जो है पाइप रिंच है। ठीक है, अगला पॉइंट है पाइप रिंच। देखिए ये रिंच अनेक लंबाई है, जैसे 20, 25, 30, 40, 50, 60 सेंटीमीटर आदि में उपलब्ध होते हैं। ठीक है गाइस, ये जो है किस किस साइज में उपलब्ध होते हैं, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर में ये उपलब्ध होते हैं। ठीक है,
समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? देखिए वृत्ताकार के लिए 25 सेंटीमीटर लंबा 4 सेंटीमीटर जौ परास वाला पाइप रिंच का उपयोग होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिशियन के लिए कितना चाहिए? 25 सेंटीमीटर वाला 25 सेंटीमीटर लंबा चाहिए और 4 सेंटीमीटर जबड़ा वाला उसका जो है पाइप रिंच उपयुक्त होता है। ठीक है, इसका उपयोग कंडक्ट तथा GI पाइप, GI का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज आयरन। ठीक है गाइस, याद रखिएगा गैल्वेनाइज आयरन। कई जगह इसको पूछ देता है GI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गैल्वेनाइज आयरन होता है। ठीक है, GI पाइप सॉकेट आदि कसने तथा खोलने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? देखिए ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, देखिए इसका जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है मूवेबल जॉ, ये वाला मूवेबल जॉ होता है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे में जो दिख रहा है ये वाला, ये होता है आपका फिक्स जॉ, और ऊपर में होता है ये वाला जो होता है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ये होता है एडजस्टेबल नट, जिसके सहायता से इसे मूव कराते हैं। ठीक है गाइस, और ये हैंडल होता है आपका। ठीक है, इतना तक आपको क्लियर हो गया, पाइप रिंच समझ में आ गया। आगे देखते हैं, ये है पाइप कटर। ठीक है, पाइप कटर क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए ये पॉइंट है पाइप कटर, तो इसको देखते हैं। यह औजार 30 से 90 सेंटीमीटर तक की लंबाई में बनाया जाता है। इसमें 3 कटिंग ब्लेड होते हैं, जिसमें एक ब्लेड फिक्स जॉ में कसा रहता है और 2 ब्लेड मूवेबल जॉ में कसे होते हैं, जो औजार को पाइप पर घुमाने के साथ साथ गति करते हैं। काटे जाने वाले पाइप को औजार के जबड़े में पेंच द्वारा कस दिया जाता है और पेंच हैंडल को थोड़ा थोड़ा कसते हुए हैंडल को पाइप की चारों ओर घुमाते जाते हैं, जिससे पाइप कट जाता है। इसका उपयोग कंडक्ट तथा GI पाइप को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, ये जो है आगे जो है एक ब्लेड लगी होती है और पीछे जो है जो मूवेबल पार्ट होता है, जो मूवेबल जॉ होता है उस पर 2 ब्लेड लगी होती है, दिख रहा होगा आपको, ये होता है कटिंग ब्लेड। ठीक है, और ये जो है मूवेबल जॉ होता है और ये जो है फिक्स्ड जॉ होता है। ठीक है गाइस, और ये जो होती है ये स्क्रू होती है, जिससे हम लोग इसको मूव करके फिक्स करते हैं पाइप पे। ठीक है, और ये जो आपका हैंडल होता है, जिसके सहायता से हमें इसे पकड़ के घुमाने में हेल्प मिलती है। ठीक है गाइस, पाइप रिंच को घुमाने में हेल्प मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? पाइप रिंच क्या है यहाँ पर? पाइप रिंच व पाइप कटर संबंधित सावधानियाँ। ठीक है, इसकी सावधानियाँ क्या है उसे भी देखते हैं। देखिए 1 नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं, इनके पेंच पर समय समय पर ग्रीस लगाते रहना चाहिए। दूसरा नंबर पॉइंट में क्या है? इनके साथ हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर इस पर हैमर का प्रयोग करेंगे तो इसका जो स्क्रू है ख़राब हो सकता है, टूट सकता है, इसलिए इस पर हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा नंबर पॉइंट में क्या है? तीसरा नंबर पॉइंट में है उपयोग के बाद इन्हें साफ़ व बंद करके रखना चाहिए, साफ़ करके और अच्छे तरीके से इसे बंद करके रखना चाहिए, ताकि उसका जो ब्लेड है, जो कटिंग ब्लेड है, वो अच्छा से बचा हुआ रहे, ख़राब ना हो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? उपयोग से पूर्व इनके जौ को साफ़ कर देना चाहिए। जो इनका जौ है, जबड़ा जो है, उसे साफ़ कर देना चाहिए, ताकि हम लोग उसका उपयोग अच्छे तरीके से कर पाएँ। ठीक है गाइस, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और फिर इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा यहाँ से ब्लो लैम्प से हम लोग कल शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोगों को लाइक की हमें बहुत ज़रूरत है, आप लोग लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंचता रहेगा। और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है यूट्यूब के इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक जो है मिल जाएगा आप लोगों को, तो वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका जो है नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के हेल्प से भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाना पीना खाइए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।